नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आमतौर पे जब आप किसी पुलिस अफसर के बारे में सोचते हैं, ख्याल करते हैं, तो एक कड़क सी छवि दिमाग में आती है। लगता है खूंखार सा चेहरा आपके सामने आएगा जो घर पे भी एक पुलिस अफसर की भूमिका अदा कर रहा होगा। लेकिन कुछ पुलिस अफसर इससे अपवाद होते हैं। आप उनके घर में जाइए तो उनकी जीवंतता नजर आती है और उनकी जिंदगी के खुशनुमा पल उनका परिवार भी महसूस करता है। हमें आज बड़ा सौभाग्य है, हम आज उत्तराखंड में एक ऐसे ही IPS अफसर के परिवार के बीच में हैं जो खुद एक ईमानदार तेज तर्रार छवि के अफसर हैं। उनकी वाइफ प्रोफेसर है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी प्यारी बेटिया इस समय बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन कर रही है, इंडिया की टीम में खेल रही है। और अशोक कुमार जी जो एक तेज तर्रार IPS अफसर हैं, वो इस समय उत्तराखंड के ADG लॉ एंड ऑर्डर है। आइए बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी इन उपलब्धियों के पीछे हकीकत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका, आप हमारे साथ आज हैं। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में ये छवि रहती है कि जब एक ADG क्राइम को, लॉ एंड ऑर्डर को मैं देखता हूँ तो लगता है कि बड़े गंभीर किस्म के लोग होते होंगे, सिर्फ पुलिस वर्किंग के अलावा उनको जीने की कहीं छूट नहीं मिलती होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे मिलने की उत्सुकता थी वो ये थी कि आपने पुलिस की जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखी है और वो किताब भी 5 भाषाओं में छपी है। एक IPS अफसर को इतना समय मिलता कैसे है, ख्याल कहाँ से आता है कि वो पुलिस की इन बारीकियों पे किताब भी लिख सके? आपके महसूस करने की बात है। ये किताब मैंने 20 साल के अनुभव से लिखी है और जब आपको लगता है कि आपके पास देने को कुछ है समाज को या पुलिस को या किसी भी उसको, तब आप किताब लिखने की सोचते हैं। तो ये किताब मेरी डायरियों में थी और तब मुझे लगा कि भाई जो हमारी पुलिसिंग व्यवस्था में कुछ बदलाव की ज़रूरत है और कुछ सुधार की ज़रूरत है और कुछ ये कि उसका जो सेंट्रल थीम मैंने रखा कि हम अगर डिलीवर करना चाहें तो इसी सिस्टम में डिलीवर कर सकते हैं। अशोक कुमार जी, नाम क्या था? कैसे? खाकी में इंसान। खाकी में इंसान। और इस किताब की मूल बात, मूल तथ्य क्या चीज थी जो लोगों को अपील करी? मतलब आपके पास चूंकि 5 भाषाओं में ये किताब छपी तो जाहिर है कि वो आपके पास में लोगों के ख्याल भी आए होंगे, ये बात भी आई होगी। तो मूल बात क्या थी कि इस किताब में जो लोगों ने बात करी? देखिए, मूल बात हमने ये रखी है कि पहली बात तो खाकी में रहते हुए भी इंसान बने रहना मुश्किल है। इसका जो टाइटल है कि खाकी में भी इंसान ही रहते हैं, वो सिर्फ लोगों में गलत फहमी। और दूसरी बात ये है कि अगर हम पुलिसिंग को पीड़ित पे केंद्रित कर रहे हैं, यानी विक्टिम ओरिएंटेड करते हैं, तो कहीं ज़्यादा जिंदगी में उन ऐसे पीड़ितों की जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। तीसरा, इसके थ्रू मैंने कहने की कोशिश की है कि नॉर्मली हम सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, किंतु मैं कह रहा हूँ सिस्टम को क्रिटिसाइज न करके अगर हम डिलीवर करना चाहें, अगर हम संवेदनशीलता से इशू को हैंडल करें, पीड़ित की बात सुने, तो हम इसी सिस्टम में रहते हुए हम लोगों को न्याय दिला सकते हैं, पीड़ित को न्याय दिला सकते हैं। ये 3 थीम है इसमें। ये है अशोक कुमार जी की किताब, गिवन खाकी में इंसान। अशोक कुमार जी, इस किताब के ऊपर मैं फ्रंट पेज पे देख रहा हूँ कि एक सिपाही एक बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़ के उसको शायद सड़क पार करा रहा है। तो मैं मतलब मेरे लिए बड़ा अपील करने वाली बात है कि जो एक पुलिस की वर्दी को देखकर एक आम आदमी के मन में खौफ सा पैदा होता है। लेकिन ये जो चित्र है, कुछ कहते हैं कुछ तस्वीरें बोलती हैं। तो किताब का जो फ्रंट पेज होता है वो बड़ी आइडियोलॉजी भरा होता है, आप उस पर मनन करते हैं, जो आपकी मेहनत होती है इतने दिन की, उस किताब पे ये फोटो जाए, ये ख्याल कहाँ से आया आपके? ये भी इसके थीम से जुड़ा हुआ है ना, कि जो आपने कहा पुलिस को देख करके आमतौर पर खौफ पैदा होता है। खौफ पैदा होना चाहिए अपराधियों के मन में, आम आदमी के मन में तो एक प्रकार से खुशी महसूस होनी चाहिए कि पुलिस आ गई तो मेरी मदद होगी, मेरी सहायता होगी, अपराधी भाग जाएंगे, है ना। तो ये वो थीम है कि एक वृद्धा उसको जो है कोई महिला कांस्टेबल जो है उसे ले जाकर के सड़क पार करवा रही। तो ये थीम इसीलिए है कि पुलिस खाकी में भी इंसान ही रहते हैं। हम यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए बने हैं, पुलिस उनको खौफ पैदा करेंगे। खौफ होना चाहिए सिर्फ जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम करते हैं, जो लोग जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं या जो अपराधी तत्व, उनमें पुलिस का खौफ होना चाहिए। आम आदमी में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अशोक जी, मेरे हाथ में कुछ और किताबें हैं, वो है सिविल सर्विस अशोक कुमार, दूसरी किताब और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की है, एक अलग भाषा में बंगाली वर्जन है और मराठी वर्जन, ये उसका आपका मराठी वर्जन है, और ये राजकमल पेपर बैग ने हिंदी में किताब लिखी है। अशोक कुमार जी, जिन किताब पहली बार छप के आई थी और आपके हाथ में आई थी, उस पल को आपको कैसा महसूस हुआ?
ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो जैसे कहा ना, नॉर्मली जब आप एक किताब लिखते हैं तो आप एक बड़े दूसरे धरातल पे बैठ के लिखते हैं। आपको लगता है कि आपके पास समाज को देने के लिए कुछ है, कोई विचारधारा है जिसको फॉलो करेंगे तो समाज में पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आएगा, तब जाकर के आप किताब लिखते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा था जब पहली बार हाकिम इंसान आई। इसको शुरू में हिंदी में आई, उसके 1-2 महीने बाद इंग्लिश में आ गई ह्यूमन खाकी। अच्छा, ये मैंने बहुत बार पढ़ी है धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, और वो हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर है। उसके ऊपर मतलब लड़ा पिक्चर बनी, आप भी पढ़ी होगी वो। बाद में धर्मवीर भारती की उस किताब पे बहुत चर्चा हुई, और फिर एक जगह कई जगह ये लिखा गया कि धर्मवीर भारती ने ये एक बिल्कुल ना मिटने वाला जो किताब लिखी है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की या धर्मवीर भारती की जिंदगी है। मेरा मानना है लेखक तब लिख सकता है जब उसके मन में उसको दर्द महसूस हो, जो पात्र वो लिखता है वो जीता हो। तो आपकी पुलिसिंग में भी आपके मन में ऐसा कभी खाकी वाला इंसान नजर आया था? आपको लगा? ये सारी कहानियां रियल लाइफ से उठाई गई हैं। इसमें 16 कहानियां हैं, और वो पहले मेरी डायरियों में थी, और डायरी में मैं वही लिखता था जब मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था किसी चीज़ के बारे में। तो ये सब की सब वही हैं जहाँ किसी विक्टिम की, महिला की मदद की गई है, जहाँ कहीं आतंकवाद की त्रासदी को महसूस किया है कि भाई आतंकवाद ने खाली आतंकवादी ही नहीं, आम आदमी नहीं, पुलिस नहीं, सबके परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। इस तरह की इसमें जो है ना, कोई एक्सटोर्शन से पीड़ित है, कोई रेप से पीड़ित है, तो उसमें जब आपको महसूस होता है तो वो वाली फीलिंग्स ही इसमें पेन आउट की है। अच्छा, इस किताब में, इस कहानी में या आपकी निजी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा दर्द खाकी वाले के रूप में कब हुआ? कब लगा कि आपको ये गलत हो गया समाज में, या मुझे पीड़ा महसूस हुई? ऐसे खाके में बहुत अवसर आते हैं कि जब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे क्राइम, घृणित क्राइम देखने को मिलते हैं। एक बारी शाहजहाँपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, और उसको बुला के कौन लाए? उसकी आदमी की रेपिस्ट की वाइफ खेत से उसके घर में बुला लाए। तो समझ नहीं पाता कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ रही होंगी कि जो महिला भी उस क्राइम में इन्वॉल्व हो गई, तो उसने हस्बैंड ने वाइफ को ही मजबूर किया होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत अवसर आते हैं, बहुत सी फीलिंग होती है। मतलब एक ऐसा अवसर नहीं काउंट हो सकता, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं। अच्छा, आपकी जो अधीनस्थ जहाँ पे स्टाफ रहा था, आपके जुर्म में एसएसपी रहे हैं और आज इस पोजीशन पे हैं, आपकी पूरे प्रदेश की आप एक तरह से कमान संभालते लॉ एंड ऑर्डर की, जो आपके मातहत होते हैं, आप रूटीन की पुलिसिंग पे कि क्राइम को कंट्रोल करना है, कार्रवाई करनी है, इसके अलावा कभी इस तरह के संदेश देते हैं कि आम इंसान बनो, आम जिंदगी से जुड़ो, आम जीवन से जुड़ो, उनके दर्द को महसूस करो? नहीं, बिल्कुल देते हैं। तो पूरी जिंदगी ऐसे जीते हैं, खुद भी जीते हैं, तो अपने आप उसी से एग्जाम्पल बन जाता है कि हम खुद भी आम इंसान हैं, हमारे जवान भी, हम उसी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करते हैं। आपको हमारे साथ काम करने वाला हर जवान, हर आदमी यही बोलेगा। कुछ चेंज, कभी कोई घटना ऐसी हुई जो आपको प्रेरणा लेके कोई पुलिस के किसी अफसर का, किसी जवान का मोटिवेशन हुआ, उसने कहा हो कि हाँ मैं पहले ऐसा था लेकिन आपने मुझे सिखाया तो मैं बदल गया? ऐसे बहुत अवसर आते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा। मैं अपने एक सीनियर की बात बताऊं, मुझे लिखने का शौक कैसे आया। हमारे पहले एसएसपी थे वीएन राय, इलाहाबाद में। तो उन्होंने कहा कि आप अपना सोशल सर्कल पुलिस से थोड़ा हट के रखिएगा। तो मैंने पूछा कि सर कोई खास बात? बोले नहीं, आप दिन भर पुलिसिंग जीते हो, अगर रात को भी आपने वही सर्कल बनाया, शाम को अपना सोशल लाइफ, तो फिर आप उस दायरे से बाहर नहीं आओगे और आपको पूरा सच नहीं पता चलेगा समाज। तो इसलिए आप अपना लिटरेरी सर्कल है, स्पोर्ट्स सर्कल है, ऐसा रखेंगे तो आपको समाज से जुड़े रहेंगे। हाँ, वीएन असेंबली शायद मेरे ख्याल में बोल रहा हूँ, रात का कर्फ्यू एक उपन्यास, शहर में कर्फ्यू उपन्यास, इलाहाबाद के कर्फ्यू में। जाहिर है कि अगर एक ऑफिसर से इतना संवेदनशीलता, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप खेलों में भी उतना रुझान रखते हैं। आप, मुझे पता चला आप उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी। एक आईपीएस अफसर लिख भी रहा है, खेल भी रहा है, पुलिसिंग भी कर रहा है, कैसे सामंजस्य कैसे बिठाते हैं आप? ये कुछ भी इसमें अनयूजुअल नहीं है। पुलिसिंग की बात करें तो इलाहाबाद में एक क्षण था 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 92 से 16 दिसंबर को कर्फ्यू हटा था। 10 दिन 10 रात में 1 मिनट भी नहीं सोया। ठीक है, अब आपने खेल की जो बात की, तो मुझे याद है अभी हरिद्वार में एक बारी अप्रैल 2004 में अर्थकुंभ के दौरान कुछ घटना घट गई थी। 4 दिन उसका इम्पैक्ट रहा। तो 4 दिन में हमें सोने को 2-3 घंटे मिला, परंतु मैं सोने से पहले, मान लिया मेरे को जो मैं 2-3 घंटे का रेस्ट मिलता था, उसमें मैं एक घंटा आधा घंटा खेल जरूर लेता था, क्योंकि वो शरीर को ज्यादा रिलीफ देता है। हाँ,
जब आपको खेलने की आदत होती है तो यू गेट अ रिलीफ फ्रॉम द स्पोर्ट्स। तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं वर्क कहीं अफेक्टेड होता है हमारा वर्क, बल्कि जो मान लीजिए 12 घंटे तो हमारी मिनिमम है, 12 घंटे प्लस का काम है पुलिस में। जब भी आप देखेंगे तो अगर आप 16 घंटे काम करके आ रहे हैं तो 17वां घंटा हम स्पोर्ट्स को देते हैं सोने की वजह, जिससे कि वो उसको आपके शरीर को भी रिलीफ देता है और मन को भी रिलीफ देता है, क्योंकि मन में आपका टेंशन से भरा होता है और खेल में सारी टेंशन दूर खत्म हो जाती है। तो आपकी खेल की भावना मुझे लगता है कि परिवार में भी आई है। बिटिया पता चला कि वो खेलने गई है, क्या बच्ची ने कब से शुरू किया खेलना? ये हमारी बिटिया जो कुहू है उसने 9 साल की एज में शुरू किया था और अब वो 20 साल की हो गई है। तो जूनियर लेवल पे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, अभी सीनियर में भी खेल के आई पहली बार। अच्छा, वेरी गुड, और अच्छा परफॉर्म किया है। इस समय कहाँ पे है वो? इस समय वो एम्स्टर्डम में है, वहाँ से फ्रेंच ओपन के लिए जा रही हैं, फिर वहाँ से हंगरी जाएंगी। और इस बार उसने रशियन ओपन में सिल्वर मेडल जीता मिक्स डबल में, और आइसलैंड में गोल्ड जीता, ग्रीस में गोल्ड जीता, काफ़ी अच्छा कर रही है। ये बहुत परिवार में इतना बढ़िया सामंजस्य की वाइफ भी आपके प्रोफेसर हैं, वो भी लिखने पढ़ने में, तो बिटिया ने हीरो आपको ही माना था खेलने को लेकर? ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ये है कि यहाँ हमारे सारे सब लोग खेलते हैं हमारे घर में। वो फिलोसफी वही है कि अगर आप जो जैसे बेटा हमारा 12वीं में है, तो अगर वो आजकल जेईई की तैयारी कर रहा है तो भी हमने मोटो बना रखा है 1 घंटा खेलो जरूर, क्योंकि वो आपके तन को मन को दोनों को स्वस्थ रखेगा और रिलैक्स भी देगा। वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। तो खासतौर से आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में तो जिस तरह तनाव बढ़ रहा है, आपकी जीवन शैली में तनाव बढ़ रहा है, तो ये जो आपकी जिलों में पुलिसिंग होती है वहाँ पे भी आप ये मंत्र देते हैं कि खेलना जरूरी है? मैं तो देखिए, मैं तो सारी पूरी आम जनता को भी मंत्र देता हूँ कि लाइफ में जितनी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उनसे हटाइए, अपने को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए। तो पॉजिटिविटी तो खेल और कल्चरल लाइफ में ही है। हमने 2 साल से देहरादून में मैराथन शुरू की। अच्छा, 20,000 से ज़्यादा आदमी आता है। हर साल होती है मैराथन? हर साल होती है, दिसंबर के पहले संडे को। तो उसमें 20,000 से ज़्यादा आदमी आ रहा है। इस बार 3रा एडिशन होगा। तो वो भी यही संदेश दे रही है कि जो हमारा युवा पीढ़ी जो है भटक रही है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ जा रही है, नशे की तरफ जा रही है, और चीज़ों में जा रही है। तो अगर आप अपने को पॉजिटिव चीज़ों में लगाएंगे तो लाइफ में कहीं कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो उसका संदेश हमने दिया और जनता ने हाथों हाथ लिया। 20,000 आदमी में दोनों एडिशन में आए हैं। लेकिन मैंने देखा कि मैंने किताब पढ़ी खाकी में इंसान, और मुझे मेरे मन का सब्जेक्ट नजर आया था, टाइटल है। उस टाइटल को आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है सेवक नहीं साहब हैं हम। उनका कहना जनता की सेवा करो सिर आंखों पर पिंतु कमा, हमारा कहना पहले खुद की सेवा तो कर लो और अच्छा है। अशोक जी, बिल्कुल सच बात आपने ये हेडिंग लिखी है। आम ब्यूरोक्रेसी में दिमाग में ये आ जाता है, और शायद मेरे ख्याल से बड़े अफसरों में ज़्यादा आ जाता है कि जिस दिन वो बन गए, यूनिफॉर्म आ गई, तो वो जनता के सेवक नहीं है और बल्कि वो साहब हैं। अब जनता को उसकी सेवा करनी है। आप बहुत संवेदनशील हैं, कैसे महसूस करते हैं? सच है क्या? मैंने बहुत ही सर्विस में एंट्री के साल में ही ये कहानी लिखी थी। अच्छा, यानी 89-90 के दौरान? 90 के आसपास इलाहाबाद में लिखी हुई कहानी, कि मुझे लगा कि हमारी पहली प्रॉब्लम एटीट्यूड की प्रॉब्लम, कि जो है पुलिस ऑफिसर हो या IAS ऑफिसर हो, वो अपने को जनता की सेवक समझते ही नहीं। हम तो आए थे सर्विस में, हम तो IIT में पढ़े थे। हम सर्विस में इसलिए आए थे, सिविल सर्विस में, कि हमें जनता की सेवा करने के और ज़्यादा अवसर मिलेंगे। वहाँ तो लिमिटेड है, यहाँ बहुत ज़्यादा अवसर है। किंतु यहाँ देखा सेवा करने का मोटो है ही बहुत कम लोगों का। उनमें तो साहबियत इतनी भर गई है, फिर सेवा कहाँ करेंगे? जबकि देखो आप IPS देखो, IAS देखो, सबके आगे सर्विस लिखा है इंडियन पुलिस है, जबकि तो भारतीय पुलिस सेवा, तो सेवा ना होकर भारतीय पुलिस साहबियत आ गई। तो वो जो है, तो मुझे लगा पहली प्रॉब्लम तो एटीट्यूड की है। बोले हम एटीट्यूड सुधारेंगे तभी तो जनता की मदद कर पाएंगे। एक्चुअली मैंने देखा अपनी बहुत, मेरे तमाम नौकरशाह मेरे दोस्त रहे, मैंने जनता के बीच में भी जाके देखा है, एक बड़ा खराब विषय ये आ गया है कि ब्यूरोक्रेट जनता से संवाद खत्म कर दिए हैं। और शायद आपने जो विषय उठाया उसके पीछे मेन कारण यही होगा कि सेवक नहीं साहब है हम, और साहब का जनता से भला क्या मतलब। संवादहीनता तभी शुरू होती है जब आप आम आदमी से कट जाते हैं। बिल्कुल, मैं तो परंतु एकदम इसके हमने पूरी लाइफ ऐसी पुलिसिंग की है जहां संवाद बना रहता जनता से, क्योंकि हम जो पुलिसिंग है जनता के लिए की जा रही है। टारगेट कौन? जनता है, जनता की सुरक्षा, अपराधियों का अपराध का कम होना। तो जनता के लिए जब पुलिस व्यवस्था बनी है तो बिना जनता की कैसे अच्छी होगी? तो जब तक हम जनता से संवाद स्थापित नहीं करेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, और उनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन भी आती है, इंटेलिजेंस भी आती है, और उनकी आवश्यकताओं का ही पता चलता है। तो हमने हमेशा ये मोटो बनाया कि जनता से मिल करके पुलिसिंग की जाए।
अच्छा जी, बड़ा आपके इन ख्यालों के विपरीत जो आम जनता में छवि है पुलिस की, वो बहुत खराब है। उसको लगता है कि पुलिस रक्षक नहीं भक्षक है, उसका भरोसा नहीं होता। अभी भी आम सामान्य आदमी के घर कोई दरोगा चला जाए तो उसकी बिल्कुल कपकपी चढ़ जाती है। पुलिस के प्रति धारणा कैसे बदलेगी और कब तक बदलेगी? देखिए, संभवतः यही कारण था जो मैंने किताब लिखी कि इतनी खराब है नहीं पुलिस जितनी उसकी छवि खराब है। तो बहुत से अच्छे काम भी करते हैं हम लोग, लोगों के अपने बच्चे को छुड़ाते हैं, मर्डर के केसेस को वर्कआउट करते हैं, बहुत बहुत सारे अच्छे काम करती है पुलिस। किंतु कहीं ना कहीं जो मैंने कहा एटीट्यूड की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पुलिस की, जिसकी वजह से वो छवि ज़्यादा खराब हो जाती है और अच्छे काम पीछे हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली छवि तो तब खराब होती है जैसे एक बहुत बड़ी चर्चित घटना हो गई, गाड़ी में एक व्यक्ति अपनी सहकर्मी को छोड़ने जा रहा था, नहीं रोकी, सिपाही सामने उसको सीधे गोली मार दी। एक घटना पूरे विभाग पे भारी पड़ जाती है। तो मतलब इन घटनाओं पे काबू किस तरह पाया जाता है, क्या समझाया जाए? कि हमारा काम ऐसा है कि बहुत कठिन है। मैं आपको पहले बताऊं कि किसी भी आदमी को आप पावर दे दीजिए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है ना। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो पुलिस पे तो ट्रिपल पावर है। कहीं भी रोक के किसी की थप्पड़ मार देते हैं। नहीं, थप्पड़ मारना तो गलत बात है, ट्रिपल पावर है। आप उसको उस एंगल से देखिए कि सबसे पहले आपके पास वर्दी है, वर्दी की पावर होगी, फिर आपके पास हथियार है तो सेकंड पावर होगी। इन दोनों के ऊपर कानून की पावर, एफआईआर दर्ज करने की पावर है, आईपीसी सीआरपीसी की पावर है, आप देश के कानून को लागू करने वाले हो। तो जब किसी आदमी को आप 3-3 पावर दे देंगे तो उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान है, ठीक है ना। बहुत सुलझा हुआ लोग चाहिए जो कि अपनी पावर्स का सदुपयोग करें। ये पावर सरकार ने क्यों दिया? इसलिए दिए कि जनता की सहायता करें, पीड़ित की सहायता करें। तो जहाँ ये पर्सपेक्टिव बिगड़ जाता है तो फिर लोगों में अहमियत आ जाती है, लोगों में साबियत आ जाती है, फिर वो जनता की सेवा न करके फिर इसका दुरुपयोग शुरू होता है। तो वो पर्सपेक्टिव सही करने की जरूरत है। लेकिन अशोक जी, उनकी भी क्या गलती है? आप देखिए, आप सिपाही को अपनी छुट्टी नहीं देते हैं, जहाँ वो रहता है उसके कमरे इतने खराब होते हैं, आप जो पेट्रोलिंग के लिए पैसा देते हैं वो इतना कम होता है, स्टेशनरी के सामान का बजट नहीं होता है। तो इतनी विपरीत परिस्थितियां अगर आप पैदा करते हैं पुलिसकर्मियों के लिए, तो वो भी सामान्य इंसान है, वो जीवन यापन है। वो अब उनकी परिस्थितियों में चले गए हम, इसलिए मैंने खाकी में इंसान का जो आखिरी चैप्टर है वो इसी पे वो किया है, मिथक और यथार्थ, कि मिथक क्या है और सच क्या है। तो सच के कारण है जो आपने बताए कि बहुत सारे कारण वो वाले भी हैं जिससे उसका एटीट्यूड चिड़चिड़ा, बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। अच्छा, अगर आपको पावर दे दी जाए कि आपको होल सिस्टम ठीक करना है, पुलिसिंग को बेहतर करना है, तो पहला काम क्या होगा जो आप कर पाएंगे? पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए जी, आप पुलिस को आम इंसान बनाने के लिए, आपकी किताब का मूल मंत्र समझाने के लिए सबसे पहले तो उनमें संवेदनशीलता बढ़ाने की मैं वो करूँगा और उनका एटीट्यूड में चेंज लाने की डायरेक्शन में। मेरे इस ख्याल से जो जनता की पीड़ा को महसूस कर सकता है तो फिर वो गलती नहीं कर सकता। तो वो उसमें वो चीज़ें डालने की जरूरत है। अगर आपका एटीट्यूड सही है ना, तो मैं कह रहा हूँ इसी सिस्टम में हम सब कुछ डिलीवर कर सकते हैं, हमें और ज़्यादा बदलाव की जरूरत नहीं। अच्छा अशोक, आप समस्याएं सबके सामने होती हैं। हाँ, हर जगह समस्याओं से तो आपको पार पाना। अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं, अगर आप में पैशन है डिलीवर करने की, तो आप डिलीवर करेंगे किसी भी जगह पे। और अगर आपको नहीं करना तो आप 10 रास्ते नहीं करने के ढूंढेंगे। जैसे लोग काम को नहीं करने के 100 कहते हैं ना, रेड टेप। तो मैं इस किताब के थ्रू ये कह रहा हूँ कि काम को करने के भी 10 तरीके निकल सकते हैं अगर आप करना चाहते हो। तो वो एटीट्यूड में बदलाव की जरूरत है। आप 89 में आईपीएस बने और 2018 आ गया। ये जो बदलाव आया है, ये इस दौर में आया या उस दौर में भी आप इतने सहनशील या संवेदनशील थे? उस दौर में अपनी कहते थे दिमाग ठीक कर दूंगा टाइप के जो मतलब पुलिस की छवि जमा होती है, या ये इतने में बना सकते हैं? हम दिमाग शुरू से ठीक करते हैं, किंतु किन का आप समझिए ना, बदमाशों का और अपराधियों का और बिगड़े हुए पुलिसकर्मियों का, इस तरह के लोगों का दिमाग ठीक करता है। जो आम जनता है, शुरू दिन से जब से हम सर्विस में आए तब से हमने उनका ख्याल रखने का ही काम करने की कोशिश की। उत्तराखंड में आपको भविष्य के डीजीपी के रूप में भी देखा जाता है और जनरल पुलिस में चर्चा है कि आप एक बेहतर डीजीपी साबित होंगे। एक बड़ी समस्या उत्तराखंड में खनन माफियाओं की रहती है कि खनन का काम होती चीजें करती है, कुछ कंट्रोल कर पाए आप एडीजी रनआउट बनने के बाद? खनन के जो देखिए, मेरे विचार से तो आजकल कोई अवैध खनन नहीं है, परंतु ये मुख्यतः पुलिस का काम है। तो बड़ी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ।
ये मुख्यतः पुलिस का काम नहीं है। हमें तो हमारे को इसमें कानूनन अधिकार भी नहीं, तो हमारे रोल जो है उसको हम बखूबी निभाते हैं। नहीं तो वो रूल क्या होते हैं, ट्रॉली को रोक लो, पैसा ले लो, ट्रक को जाने दो। मतलब पुलिसिंग का जो अवैध पैसा होता है, लोग कहते हैं सबसे बड़ा पैसा तो माइनिंग से ही आता है। तो अगर आप 50% पुलिस जो करप्ट होने की सोचती है, अगर वो लोग, तो वो तो काम हो ना हो, असली काम तो उसी को मानते हैं। ठीक है, ये जो लोग इसको असली काम मानते हैं गलत सोच है, क्योंकि कुछ धंधे ऐसे होते हैं जो पूरे समाज में ना करप्शन फैला देते हैं। शराब का धंधा, माइनिंग का धंधा, तो कुछ धंधे ऐसे होते हैं, तो पुलिस भी उसी समाज का अंग है। और मेरे ख्याल से उसमें जो वो धंधा ही एक प्रकार से काला है, इट इज काइंड ऑफ कोयले की तरह है सब का मुंह काला। तो ये वो वाली सिचुएशन है। पर मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि ये पुलिस का मुख्य रोल नहीं है। एक आखिरी सवाल, जब आप डीजीपी बनेंगे, पहला संदेश होगा या पहला काम जो होगा वो क्या करेंगे? मतलब मेरी फोकस में सबसे ज़्यादा जनता की समस्याएं होंगी, कि जो जहाँ से लोगों की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं वो थाना अध्यक्ष नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका आपसे बात करने के लिए। ये थे अशोक कुमार जी, जिन्होंने आज बड़े बेबाक तरीके से बताया कि एक आईपीएस अफसर का फर्ज क्या होता है, ड्यूटी क्या होती है, समाज के प्रति संवेदना क्या होती है, और एक अच्छा इंसान होना क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि जो अफसर इस तरह के इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं विचार आना चाहिए कि एक आईपीएस अफसर की अच्छी छवि समाज में कितना बदलाव ला सकती है, और मेरी और आपकी जिंदगी में भी कितना परिवर्तन ला सकती है। पुलिस महकमे का एक अफसर अगर इतना संवेदनशील होगा तो समाज भी कहीं ना कहीं जागरूक होगा और पुलिस की छवि में निश्चित रूप से बदलाव होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।